29 on page 4. In a simple cubic lattice of lattice constant is number of atoms per mm square along one plane. 1 1 1 plane. उसमें 1 1 1 plane of simple cubic. Okay. 1 1 1 plane of simple cubic. उसकी atomic density पूछी जा रही है. Number of atoms per unit area. The atomic density of 1 1 1 plane is 1 1 1 plane. How many atoms? 1 1 1 plane of simple cubic. There is 1/2 atom, only half atom. If you look at the 1 1 1 plane of simple cubic, then कहाँ एक एटम यहाँ रहता है, एक एटम यहाँ रहता है, एक एटम यहाँ रहता है, वो एक दूसरे को टच नहीं करते. ओके, तो कितना एटम है? हाफ. कितने एरिया पर है? √3/2 a स्क्वायर. ये जो साइड है वो कितना है? दिस साइड इज √2a. पेज डायगोनल होता है. कितना होता है इसका? इसका होता है 1/2 1/2 कैंसिल 1/√3a. ये एटॉमिक डेंसिटी है. ओके, तो जिस भी यूनिट में आप a को रखोगे, लैटिस कांस्टेंट a दिया हुआ है 0.287 nm नैनोमीटर, उसी यूनिट में आपको आंसर दे देगा. तो ये हो गया 1/√3. तो इन व्हाट यूनिट वी नीड टू फाइंड दिस आउट? दूसरा पर nm स्क्वायर. तो कितने mm बनेंगे nm में? 1 nm इक्वल टू कितने? 10 टू द पावर -6. नैनो होता है -9 मीटर स्क्वायर और mm होता है 3. कितने बनेंगे? -6 mm बनेंगे. ठीक है नहीं? ये होता है 9 और ये होता है 3, है ना? 6 बचे ना. ठीक है, तो कितने हो गए ये? 0.287 होल स्क्वायर इक्वल टू -12. स्क्वायर करने पर फाइंड दिस आउट. कितना आ रहा है? सिंपल क्यूबिक के 1 1 1 प्लेन की एटॉमिक डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया पूछा है. एटॉमिक डेंसिटी है. कितना है आंसर? 7 into 10 to the power 12. 7 into 10 to the power 12. एग्जैक्टली 7 आया या कुछ? 7.0093. ओके, तो कितना पर mm स्क्वायर एटम से? कितने एटम्स पर mm स्क्वायर? पर mm स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया अगर लोगे, कितने एटम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर? 20 में. 7.01 राउंड ऑफ करोगे तो ये आंसर. कोई है आंसर करेक्ट? ठीक है, तो कोई आंसर करेक्ट नहीं है. नन ऑफ दीज इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. बच्चे प्लीज. तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या होता है? उसका लैटिस कौन होता है? ठीक है, लैटिस क्या होता है इसका आपने पढ़ा होगा. लैटिस और डायमंड क्यूबिक इज FCC लैटिस प्लस 2 एटम्स बेसिस. ओके, 2 एटम की बेसिस होती है. FCC लैटिस में 2 एटम्स बेसिस, जिसमें से एक एटम की पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट एटम की पोजीशन 0 0 0. दूसरे एटम की पोजीशन क्या होती है? 1/4 1/4 1/4. Which option is correct? A. FCC lattice with 2 atoms basis. एक की पोजीशन क्या है? 0, 0, 0. ओके, दूसरे की पोजीशन क्या है? A/4. A मतलब लैटिस कांस्टेंट. Q का साइड कितना है? A. तो ये होगा. ठीक है ना, वेक्टर जो होगा. आगे इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस जिसका लैटिस कांस्टेंट 2 एंगस्ट्रॉम है, प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन. कितना 100 प्लेन है? ऑफ सिंपल क्यूब
ओके, तो सिंपल क्यूबिक का 100 प्लेन, तो देखते हैं जरा एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन ऑफ सिंपल क्यूबिक इज, कैसा होता है सिंपल क्यूबिक का ये वाला प्लेन? ये वाला ऐसा हो, साइड कितना होता है? एक, कितना इफेक्टिव एटम होता है? 1, कितने एरिया पर होता है? इसका ए स्क्वायर, ये एटॉमिक डेंसिटी होती है। ओके, ये पढ़ती सी गलत दे रखता है, प्लेनर डेंसिटी हमेशा कितने होती है? कौन सी यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 एंगस्ट्रॉम, तो ए इक्वल टू कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम, कितने सेंटीमीटर बनेंगे? कितने सेंटीमीटर बनेंगे? तो कितना हो गया? 1/4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -16, ठीक है, तो कितना हो गया? ऊपर रह गया 10, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 15 प्लस 10, क्या है ये? एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच ऑप्शन इज राइट? बी। ओके, नोट हो गया। Which of the following crystal cannot be represented by interpenetrating lattices? इसको हम इंटरपेनेट्रेशन से नहीं दिखा सकते। सोडियम, सोडियम, वाई सोडियम? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? इंटरपेनेट्रेशन ऑफ 2FCC। ये डायमंड भी इंटरपेनेट्रेशन ऑफ 2FCC होता है, दोनों सेम है, ये और ये, ठीक है, बट दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। ओके, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, इंटरपेनेट्रेशन ऑफ 2 सिंपल क्यूबिक, 2 सिंपल क्यूबिक, तो सोडियम इज द आंसर, ठीक है, सोडियम इज द आंसर। थर्टी थ्री 34 छोड़ दो अभी, क्योंकि ये बेस है। 35 भी नहीं करता होगा अभी, 36। Consider the atomic packing fraction of the following crystal structures. इनका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सेम है, इक्वल है। किसका इक्वल है? FCC एंड FCP। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, R एंड T दोनों के कितने थे? 74%, 74%, ठीक है, D। Could be on page 5. Page 5. Powder diffraction pattern of BCC crystal is recorded by using KL5. ऊपर का KL5 पूछा जा रहा है कि लैम्डा कितना है? वेवलेंथ इज गिवन एज 1.54। इसका जो लिखा है QKL का, इससे ज्यादा कंसर्न नहीं है आपको। इसका मतलब सोर्स पर कौन सा यूज हुआ है? एक्सरे जो निकल रही है ना जहाँ से, वहां सोर्स पर कौन सा क्रिस्टल लगा हुआ है? कॉपर का, और कॉपर की कौन सी एक्सरे है? K अल्फा।
आपने शायद एक्सरे में पढ़ा होगा, वहां पर एटॉमिक फिजिक्स में वहां पर होता है ना डिफरेंट टाइप के एक्सरेज होते हैं, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप की शेल्स होती है ना, एटम के अंदर डिफरेंट टाइप की शेल्स होती है, क्या क्या, के एल एम एन एन ऐसे करके कहते हैं, नहीं कहते? तो ऐसे ही मुझे बताना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। के एल एम एन, ओके। तो के अल्फा रेडिएशन कब निकलता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में ड्रॉप करता है, ओके। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में निकलता है? फोटोन। तो कौन सा फोटोन होता है? के अल्फा फोटोन, एक्स-रे का, ठीक है। तो कौन सा एटम है? कॉपर, ब्लू एटम है। एटम तो कोई भी हो उसमें यही निकलेगा, बट ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी एक्स-रे रीजन में लाई करेगी अगर कॉपर होगा तो, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई वैकेंसी बनती है इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डेंट से के शेल में और उसको एल शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करता है अंदर जाकर, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसी फॉर्म में निकलेगा? फोटोन। और वो कौन सा फोटोन होगा? एक्स-रे का के अल्फा फोटोन, ओके। तो सोर्स ये है, उसकी वेवलेंथ ये है। तो यहाँ हमारा ज्यादा कंसर्न इस बात से नहीं है कि भाई कौन सा सोर्स है, क्या है, हमें सिर्फ इससे मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो दी हुई है बस, ओके। 42 क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो लिख रहा है 0.00002 प्लेन डिफ्रैक्ट एट 60 देन लैटिस कांस्टेंट इज। करिए इसको जरा। लैटिस पैरामीटर निकलवा रहा है, कौन सा क्रिस्टल है पहले देखते हैं। बीसीसी है, बीसीसी क्यूबिक के अंडर में आता है, तो डीएचकेएल क्या होगा? इंटरप्लैनेट स्पेसिंग होगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। तो 002 प्लेन के लिए क्या होगा? a/2, ठीक है ना। किसके लिए हो गया? D002 प्लेन के लिए, समझ में आ गई बात? तो क्या पूछा है? लैटिस कांस्टेंट। व्हिच फार्मूला वी नीड टू अप्लाई? टेल मी। ब्रैग्स लॉ, 2DHKL sin थीटा b इक्वल टू n लैम्डा। कहीं यहाँ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का जिक्र किया है? नहीं। मैंने आपको बताया था इफ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन इज नॉट गिवन व्हाट यू विल यूज? इट्स नॉट गिवन, n इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट हम कितने ऑर्डर का डिफ्रैक्शन यूज करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल टू 1 यूज करेंगे, ओके। व्हाट इज ड्रैग एंगल हियर? ड्रैग एंगल देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लेन डिफ्रैक्ट एट, ये वो लिख रहा है डिफ्रैक्ट एट। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज 60। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन टू थीटा बी इज 60। तब ड्रैग एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। ओके, अब ये आप पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। तो 2d sin थीटा बी एन लैम्डा बन जाएगा क्या? 2 इंटू a/2, ये होगा d का वैल्यू sin 30, n का वैल्यू 1, लैम्डा कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। sin 30 कितना होता है? 1/2 कितना आया? 1.54 इंटू 2 3.08। 3.08 एंगस्ट्रॉम। ये लैटिस कांस्टेंट आया, इसका सोचा जो भी है बी आंसर, ओके। 43 assuming the atomic density of constituent atoms to be this density of the crystal in the units of this। ये मैंने करवाया था क्या? इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें पूछ रहा है एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना, पूछ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक तो एटॉमिक डेंसिटी और एक मास डेंसिटी। तो इसकी यूनिट देखो केजी पर मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब कौन सी डेंसिटी है? इट इज मास डेंसिटी। करवा दिया सर, ये करवा दिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है नंबर डेंसिटी एवोगैड्रो नंबर, मास डेंसिटी होगा एमए। और बीसीसी के लिए क्या हो गया एटॉमिक डेंसिटी? बीसीसी क्रिस्टल डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने। एटॉमिक डेंसिटी ऑफ बीसीसी क्रिस्टल वुड बी 2 एटम्स है कितने वॉल्यूम में? एक क्यूब, तो 2/1 ये आपने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से रो एम निकल जाएगा, ठीक है। The powder diffraction pattern recorded from, which is also on page 5. Powder diffraction pattern
pattern recorded from a face-centered cubic sample using X-ray. The first peak appears at 30 degrees. Second peak will appear at in a powder diffraction pattern recorded from FCC. फर्स्ट पीक 30 डिग्री पर मिलती है तो सेकंड पीक कितने पर मिलेगी? तो अब इसमें डिक्लेयर नहीं है कि ये 30 डिग्री कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है या ये एंगल ऑफ ये ब्रैग एंगल है। तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक है, कि ये एंगल ब्रैग एंगल है या ये एंगल डिफ्रैक्शन एंगल है। देखो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है इसमें कहां पर है। ओके, फर्स्ट पीक अपीयर्स एट 30 तो सेकंड पीक कितने पर होगी, वो तो हम निकाल सकते थे सेकंड पीक कितने पर होगी, बट ये निकालना मुश्किल है, मतलब पता करना मुश्किल है कि एंगल डिफ्रैक्शन है या ब्रैग है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर जाओगे अभी आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एफसीसी में पहली पीक कौन सी होती है, सेकंड पीक कौन सी होती है। 1 होती है पहली पीक, आपको पता है, बट जो लोग बिल्कुल अभी न्यू पढ़ रहे हैं ना उनको नहीं पता होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको होल्ड पे डालते हैं और मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक अधूरा रहेगा एक्सआरटी तब तक मैं ये नहीं बता दूंगा कि कौन सी पीक कौन सी होती है। ठीक, तो हम बात करते हैं अब, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरटी पीक। इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरटी पीक, तो आप देख रहे थे यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, इसमें क्या था, ऑन दी एक्स एक्सिस you have drag angle, diffraction angle, and on the y axis you have intensity. और पीक्स कुछ इस तरह दिखाई दे रही थी। ओके, तो ये जो पीक थी एक्सआरडी पीक, ओके, तो किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी की इंटेंसिटी कम है, पीक की इंटेंसिटी बराबर नहीं है। रिलेटिव स्केल है, ये रिलेटिव स्केल है वाई एक्सिस, उसका इनकी इंटेंसिटी बराबर नहीं है। ओके, तो इन एक्सआरडी पीक की जो इंटेंसिटी है वो किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरडी पीक depends on several parameters like degeneracy of planes, okay, atomic scattering factor, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, टेम्परेचर, तो इंटेंसिटी जो है कई बातों पर डिपेंड करती है कि भाई डीजेनरेसी ऑफ द प्लेन क्या है। डीजेनरेसी में समझा देता हूँ आपको, वैसे इसका ज्यादा रूल नहीं है यहाँ पर, मतलब आता नहीं है इसका कुछ। हाउ डीजेनरेसी ऑफ प्लेन विल प्ले द रोल, degeneration of the plane. Just for example, you have 1-1-1 plane. Okay, 1-1-1 plane. इसकी डिजेनरेसी क्या होगी? इसकी डिजेनरेसी होगी 1-1-1 फुट, 1 बार 1-1, 1 बार 1, 1 बार। ओके, आगे चलते हैं। 1 बार 1 बार 1, 1 बार 1 बार। ओके, आगे क्या होगा? ये इस पर बार और उस पर बार, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा और सब पर बार करते हैं। समझ गए नहीं? ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, these are possible. How many combinations we can make? 8. अब इनका इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगा इन सबका? इनका जब DHTL निकालोगे आप सबका,
वो सेम आएगा डिफरेंट? सेम सेम, क्योंकि नेगेटिव पुट करने से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हुई? 8 इसकी डिजेनरेसी हुई 8, 1 1 और प्लेन की डिजेनरेसी 8 है, ठीक। अब कोई दूसरा उठाते 1 0 0 1 0 0, ठीक है। 1 0 0 प्लेन की डिजेनरेसी देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ओके, इसका कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, तो देखते हैं कितने बना सकते हैं। 1 0 0 आया, फिर आया 0 1 0 0 0 1, ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो टेक 1 बार 0 0 0 1 बार 0 या 0 0 1 बार। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो सारे प्लेन्स हैं इन सबकी डिजेनरेसी क्या है, DHKL सेम, तो सेम। इसका मतलब इसकी डिजेनरेसी क्या है, 6 डिजेनरेसी 6। तो अगर बाकी सब पैरामीटर सेम कर दिए जाए और 1 1 1 प्लेन और 1 0 0 प्लेन की इंटेंसिटी कंपेयर की जाए, तो बाकी सब पैरामीटर सेम, टेम्परेचर सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओनली डिजेनरेसी का बात करी जाए, तो विच विल हैव हायर हायर इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी 1 1 1। बाकी सब फैक्टर सेम कर दिए जाए तो इंटेंसिटी का अगर कंपैरिजन करा जाए, ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, देन intensity of I111 would be comparison to I100 would be क्या होगा 8/6, क्या है, if all other factors are same, if all other factors are same, ठीक है। ये रीजन बेसिक बात है, बट इस पर ज्यादा क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं है, इसमें आया नहीं कुछ। ओके, अब देखते हैं अगला फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ मिक्स होकर आता है कुछ, तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर अल्फा या एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर अल्फा या एफ लिखते हैं, most of the time it is written by small f। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कैसे डिफाइन होता है, स्मॉल एफ? इट इज डिफाइंड एज amplitude of X-ray refracted by an atom to amplitude of X-rays refracted by an electron, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एटम देखें, इफ यू लुक एट दी एटम, ठीक है, तो क्या हुआ एटम, एटम में होते हैं सेवरल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो जब एक्सरे आएगा और इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो जो मिनिमम इंटरेक्शन का पॉइंट होगा, ओके, मिनिमम इंटरेक्शन का पॉइंट का मतलब है, ठीक है, कि वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मेनली मिनिमम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन behaves as a scattering center for electrons, for X-ray, for X-ray। तो वो स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग पॉइंट है। तो एक्सरे ना, एक्सरे जब आता है तो क्या देखता है, जब हम दिखाते ना ऐसे, वी शो इट लाइक दिस, ऐसे ये लैटिस पॉइंट है ना, लैटिस पॉइंट मतलब एटम, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। हम ऐसे दिखाते ना प्लेन के ऊपर के एक्सरे, ये प्लेन है, इट इज द प्लेन। एंड वी शो इट लाइक दिस, कि एक्सरे कम्स लाइक दिस, एक्सरे ऐसे आया थीटा बी एंगल पर, ओके, एंड ऐसे चला गया, ओके। तो ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वाला, ये डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या देखता है, जब यहाँ एक्सरे आता है, इंसिडेंट एक्सरे जब आता है, तो क्या देखता है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट में वो देखता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं यहाँ पे। देखिए उसका ये क्या बताता है, ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्टेड बाय एन एटम
डिवाइडेड बाय n इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे किसी एटम में उतना स्कैटरिंग फैक्टर ज्यादा होगा या नहीं? बात समझिए, अगर यहां पर ये आता है, एक्सरे आता है और यहां से चला जाता है, और ये मान लिया Na प्लस था, NaCl की बात कर लेते हैं बेहतर है, Na प्लस था, और दूसरा क्या था, दूसरा कितने स्कैटरिंग हो सकती है, ये आता है और डिफ्रेक्ट होकर चला जाता है, ये मान लिया Cl माइनस। तो Na प्लस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि किसका F ज्यादा होगा? F Na plus would be less than HCl minus। F Na plus, ठीक है, would be less than HCl minus। ओके, क्यों क्यों होगा ऐसा? क्योंकि स्टैटिक फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहां से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? अगर मैं एक ही प्लेन लूं, इफ आई कंसीडर ओनली वन प्लेन, देन Na प्लस वाला प्लेन ज्यादा डिफ्रेक्ट करेगा एक्सरेज को, या Cl माइनस का प्लेन, एक ही प्लेन, दोनों का एक एक प्लेन लेते हैं, विच विल डिफ्रेक्ट मोर एक्सरेज? Cl। ओके, यहां पर एक थंब रूल है क्या? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर amplitude of diffraction, more diffracted amplitude, more number of electrons, more diffracted amplitude, ये थंब रूल है, ठीक है, जितना ज्यादा ये होगा उतना ही, ठीक है, ये ज्यादा डिफ्रेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब लेते हैं, हाँ, एक एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम बात करें CHCl की, ये एग्जाम्पल आता है, CHCl नहीं, CHCl तो अलग क्रिस्टल था ना, एक मिनट मुझे याद करने दो। NaCl, इसी में Li Na, NaK, Li NaK, okay, KCl, I am talking about KCl। KCl क्रिस्टल में, ठीक है, सो यहां पर मैं कह रहा हूं KCl has NaCl crystal structure। ओके, K प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? K जो है ना, जो पोटेशियम होता है, क्योंकि उस सीरीज में आता है ना, इसका 3 11 8 8 ऐड करते जाओ 19, ऐसे होता है ना, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 11, इसके पास 19, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने बचे? 18। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 से पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लिया K प्लस से, तो देख, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? F K प्लस इक्वल टू F Cl माइनस, होगा या नहीं, बोलिए? ठीक है, तो क्या होगा बताइए? KCl has NaCl का स्ट्रक्चर, बट जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है K प्लस और Cl माइनस के, वो दोनों के बराबर है। सही है बात? नहीं, क्योंकि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर किस बात पर डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर एटम के पास, या ये आयन बना है यहाँ पर, आयन के पास कितने नंबर होते हैं, ये क्लियर हुई नहीं? KBr में क्या होता है? ब्रोमीन, KBr भी रखता है ना सेम स्ट्रक्चर, किसका ज्यादा होगा? ब्रोमीन, Br माइनस ब्रोमीन, ठीक है, ये स्पेशल है, दिस इज स्पेशल, इसको याद रखना है। ये NaCl स्ट्रक्चर रखते हुए भी जब एक्सआरडी की बात आएगी ना कि कौन कौन सा डिफ्रेक्शन फॉलो करेगा वो, तब इसका ट्रीटमेंट अलग से होगा। ओके, ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ओके, इसको लिखते हैं ऐसे, स्ट्रक्चर फैक्टर। ओके,
ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या करता है, वही करता है। इट डील्स विथ ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ एटम्स ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ एटम्स इन द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ एटम्स इन द फर्स्ट, यानी कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एटम्स कहाँ रखते हैं। जैसे आप जानते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक में एटम्स की लोकेशन और बीसीसी में एटम्स की लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर अलग होगा। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये यूजुअली डिफाइन कैसे होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स-रे refracted by a unit cell divided by amplitude of X-rays refracted by ऊपर यूनिट सेल और नीचे है by an atom। तो यूनिट सेल एटम और उसमें क्या था, एटम इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पे ज्यादा बोर करने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये दोनों क्या करते हैं मिलकर, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्स-रे क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्स-रे ए से आप डिनोट कर दो, चलो होता है एफ इंटू एस, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्स-रे। इसलिए क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्स-रेज क्या होती है, एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्स-रेज आई होती है एफ, ऐसे ले लो आप, एम्पलीट्यूड का मोड का स्क्वायर, तो क्या बन गया एफ इंटू एस मोड स्क्वायर। ओके, ये है, तो ये हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाकी सब फैक्टर सेम हो, तो किस पॉइंट से ज्यादा इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी, Cl माइनस या Na प्लस, बाकी सब सेम हो गए, एवरीथिंग एल्स इज सेम, देन Cl माइनस वुड रिफ्लेक्ट मोर, Cl माइनस जो है ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो ठीक है। ओके, अब अगर मान लिया किसी क्रिस्टल के लिए S 0 हो गया, ठीक है, अगर किसी क्रिस्टल के लिए S 0 हो गया तो क्या होगा, S अगर 0 हुआ तो वो पीक प्रेजेंट रहेगी, एब्सेंट हो जाएगी, दैट पीक वुड बी एब्सेंट। इसीलिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की कैलकुलेशन जरूरी है। ओके, तो अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की कैलकुलेशन। वेक्टर S तो इसको पहले लिख देते हैं, सिंपल क्यूबिक डिफरेंट क्रिस्टल के लिए ये S जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है वो कैसा दिखता है, सिंपल क्यूबिक में कहाँ बिलोंग करते हैं एटम्स, कॉर्नर पे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, जैसे ये कैसे आते हैं, वन हाउ इट कम्स आउट टू बी 1/8 into it is 1, okay. तो लोकेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्या होगी उसकी, कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एटम, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट एटम क्या होंगे, हमेशा क्या लिया जाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट एटम, ओरिजिन पर माना जाएगा या नहीं, 0 0 0, यानी कि ये 1/8 जितने भी 1/8 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन है, ये सबका पोजीशन कोऑर्डिनेट कहां माना जाएगा, इस कॉर्नर पर, किसी एक कॉर्नर पर मिलाकर रख देंगे, चार जो जितने भी यहाँ एटम्स हैं उन सबका 1/8 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन कहां रख दिया मिलाकर, किसी एक कॉर्नर पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0, अब 0 0 0 क्यों है, क्योंकि जब सबसे पहली पोजीशन होती है सबसे पहले ओरिजिन मानना होता है, 0 0 0, ओके, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट एटम वुड बी दिस, ओके। अब जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर निकलता है वो कैसे निकलता है, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला ये है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एस का जो कैलकुलेशन है वो ये है, समेशन I equals to 1 to n, summation s equals to I equals to 1, okay, e power iota e power 2 pi I u1 h v1 k w1 आई है ना, समेशन में आई है, u आई मतलब चलो जे, अदरवाइज आई में कंफ्यूज हो जाएगा, तो चलो यू जे एच वी जे के डब्ल्यू जे एल, ये ठीक है, ओके। एक मिनट, किसी ने वीडियो ऑन कर रखा है क्या, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका ये याद रखना है, तो J इज 1 to n 2 pi I U J H V J K plus W J L, ये बन रहा है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, क्लियर। यहाँ पर U J V J W J क्या है और J क्या है, ठीक है, J जो जाता है कहां से कहां तक जाता है, J goes from 1 to JN, N क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट, J है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट, U J V J W J क्या है, U J, V J, W J, ये क्या है, these are position coordinates of jth atom, position coordinates of jth atom, ओके, ये उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, J goes from 1 to n, and n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, ओके, तो यानी कि जितने एटम होंगे यूनिट सेल में उतने ही पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो हमें किसके लिए करना है फिलहाल, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, एस कैसे लिखा जाएगा, वो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा भाई बताना, एस होगा, कितनी टर्म आएगी, एक ही आएगी ना, e पावर 2 pi I u1 h v1 w h के आता है v1 u1 h v1 k प्लस w1 l, ओके, ठीक है, u1 v1 w1 क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे बिहेव करेंगे, u1, v1, w1, पुट करो, कितना हो जाएगा, इट वुड बिकम e पावर 2 pi I 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका मतलब e पावर 0, इसका मतलब f1, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए s का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, गो बैक एंड सी देन इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रेक्टेड एक्स रे,
डिफ्रैक्टेड एक्स रे क्या होगी बताइए, एफ एक्स का स्क्वायर, इससे कितनी आएगी सर, एक्स वन हो गया ये। ओके, तो एच के एल से इंडिपेंडेंट है, सिंस इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्स रे is different from is independent of HCl. Since intensity of refracted X-rays is independent of HCl, ठीक है, and whole plane का मतलब है whole plane मतलब है whole HCl, whole HCl planes, HCl values are allowed. डिसअलाउड कब होता है वो आपको आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक 1 आता है, इसलिए सारे प्लेन्स अलाउड है सिंपल क्यूबिक, कोई भी डिसअलाउड नहीं है, कोई भी एब्सेंट नहीं है, ऑल पीक्स आर अलाउड। सो नेक्स्ट है बीसीसी, अब समझ में आएगा कौन अलाउड कौन नॉट अलाउड की बात करते हैं। नंबर 2 एट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर और बीसीसी, तो बीसीसी ओके, ये बीसीसी। अरे वीडियो कितना ऑन है भाई, वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, बीसीसी की बात कर रहे हो, तो नंबर ऑफ आइटम कितने, तो उनकी पोजीशन क्या है, अगर कॉर्नर आइटम कहां पर है, सबका मिलाकर मतलब एक वन आइटम केम फ्रॉम द कॉर्नर एंड वन केम फ्रॉम द बॉडी सेंटर, एक कॉर्नर से आया कंट्रीब्यूशन, एक बॉडी सेंटर से आया, तो अगर कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन और कॉर्नर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, ठीक है, तो ये जो बॉडी सेंटर है किधर हो गए, ठीक है, दे वुड बी एट 1/2 1/2 1/2, है कि नहीं, समझ आ रही बात। अगर हम इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो क्या x और y और z वैल्यू होगी इसकी बॉडी सेंटर की, इस बॉडी सेंटर का पूरा आइटम है ना फुल, तो उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 1/2 1/2, क्योंकि x का भी वैल्यू 1/2 होगा, y का भी और z का, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं, तो दो आइटम है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो कोऑर्डिनेट्स पता होने का मतलब है u1 v1 w1 0 0 0 u2 v2 w2 1/2 1/2 1/2, टेक्निकल हो, ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, विश्व कितनी टर्म्स आएंगे, e पावर 2 पावर u1 v1 w1, तो u1 v1 w1 से 0 0 0 हो गया, प्लस
u2 v2 w2 तो हो गया h/2 k/2 नहीं हाँ h/2 k/2 L/2 तो e पावर 2 पाई आई यानी कि e पावर 0 तो हो गया 1 तो ये बन गया 1 प्लस 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो बन गया e पावर पाई आई h प्लस k प्लस l किसकी वीडियो चालू है? आई कैन नॉट सी फ्रॉम हियर। ओके आप नाम बताइए किसका चालू है? ओके तो एस आ गया, ये एस का वैल्यू इतना आता। अब ये जो है एच के एल पर डिपेंडेंट है ना, यू कैन सी दैट एस डिपेंड्स ऑन एच के एल वैल्यू। ओके तो यहां पर क्या करते हैं, इफ h plus k plus l is an even integer, जैसे इवन इंटीजर हो सकता है, 0 तो पॉसिबल नहीं है, 2 4 6 8 so अगर ऐसा है 2 है या 4 है तब क्या होगा? ओके आगे देखते हैं। odd integer like 1 3 5 7 तब क्या होगा? अगर हम इसमें 1 रख दें मान लिया या 3 रख दें या 5 रख दें तो 1 प्लस e पावर पाई आई -1 अगर मैं 1 रखता हूं तो बनेगा e पावर पाई आई मतलब 1 - 1 = 0 x वैल्यू इज 0। ओके अब देखते हैं अगर हम यहाँ इंटेंसिटी लिखते तो क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ दिस वुड बी, कहाँ गया होता है मतलब आवाज एफ एक्स, तो होगी कितनी 2f होल स्क्वायर यानी कि 4f स्क्वायर। ओके यहाँ अगर हम इंटेंसिटी लिखते हैं तो क्या होगी? इंटेंसिटी वुड बी f into s mod इंटेंसिटी 0। इस पीक की इंटेंसिटी 0 है, किसी पीक की इंटेंसिटी 0 है तो पीक इज प्रेजेंट और पीक इज एब्सेंट। पीक इज एब्सेंट यानी कि उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो पीक होगी दैट वुड बी एब्सेंट। ठीक है जैसे आप देख रहे थे ना यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे पीक देख रहे थे आप ऐसे, तो अगर वो वाला सेट ऑफ प्लेन होगा तो पीक गायब हो जाएगी। यहाँ से गायब होने का मतलब क्या है? पीक इज एब्सेंट तो मतलब वो प्लेन वहां अलाउड हो गया या नहीं अलाउड होंगे? दोस प्लेन्स आर नॉट अलाउड, दोस प्लेन्स आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगी। इससे क्या कंक्लूड होता है? इससे कंक्लूड होता है इन बीसीसी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इन बीसीसी क्रिस्टल only those planes are allowed, ठीक है, only those planes are allowed for which h plus k plus l is even integer. In BCC crystal only those planes are allowed for which h plus k plus l is an even integer. ओके तो आपसे तो पूछने लगे भाई ये प्लेन अलाउड है क्या बीसीसी में, या ये प्लेन अलाउड है बीसीसी में, या ये प्लेन अलाउड है बीसीसी में? 2 2 1 0 ये वाले प्लेन अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अलाउड कौन होगा? इवन सम होगा तो 1 1 0 2 0 0 2 1 1 ये सब क्या होंगे? अलाउड, allowed loads. Okay, so this statement should be remembered. Okay, चलते हैं F4 सर बैक स्लाइड शो करो।
थैंक यू सर। ओके, S4 FCC कितना बनाएंगे? FCC में बिलोंग करते हैं कहाँ कहाँ पर? ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 4। देयर आर 4 नंबर ऑफ एटम्स। सो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? 4 एटम्स, एक रहेगा कॉर्नर पर, वन बाई 8 इंटू 8 को मिलाकर एक कॉर्नर पर ले लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा आइटम कहाँ आएगा? ये कॉर्नर हो गया 0 0 0। तो अगर हम कह रहे हैं ये वाला डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके लोअर के, लोअर और अपर दोनों आधे आधे, अपर फेस एंड लोअर फेस बोथ आर हाफ एंड हाफ, उसको मिलाकर एक जगह रख लेना। कितने इसके कोऑर्डिनेट होंगे? इस वाले आइटम के कोऑर्डिनेट 1/2 1/2 0। एक्स वाई प्लेन में नहीं, हाफ एक्स पर होगा कट और हाफ वाई पर होगा, जेड पर 0 होगा। ठीक है, वैसे क्या ये वाला किसका कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया, ये वाले का और इधर वाले का, कितना हो गया? ठीक है, इसको आप मान लीजिए, तो इसका हो गया कितना? एक्स पर हाफ है, एक्स पर आधा है, वाई पर 0 है और जेड पर आधा है। ठीक है, और चलो आगे, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक का बैक पर मानेंगे, कितना होगा? बाई जेड प्लेन है, 0 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2, ये तो U1 V1 W1 क्या होगा? U2 V2 W2, दूसरे आइटम के क्या है? 1/2 1/2 0, U3 V3 W3 का है 1/2 0 1/2, W2 क्या होगा? 0 1/2 1। इन सबको उठाकर आप कुछ कर दीजिए कहाँ पर? एक्स के फॉर्मूले में। तो पहला क्या है? 4 टर्म आएंगे इसमें, समेशन जाएगा कहाँ से कहाँ तक? पावर 0 बनेगा प्लस ई पावर 2 पाई आई, आप इसको रख रहे हैं तो बनेगा h/2 प्लस k/2 प्लस 0, नेक्स्ट टर्म ई पावर 2 पाई आई, ओके, h/2 प्लस 0 प्लस l/2 प्लस ई पावर 2 पाई आई 0 प्लस l/2 प्लस k/2 प्लस l/2, e पावर 0 1 प्लस e पावर पाई आई h प्लस k प्लस e पावर पाई आई h प्लस l e पावर पाई आई k प्लस l।
ये होगा एच का वैल्यू। ओके, अगेन ये एच के पर डिपेंडेंसी आ रही है, इसका मतलब सम प्लेन्स वुड बी अलाउड, ठीक है, सम वुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेक रखकर चेक करते हैं, इफ एच के एल आर ऑल ओड, या तो सबके सब ओल, सबके सब क्या हो ओड हो, ऑल ओड, और या तो सबके सब ओड हो या सबके सब इवन हो। जैसे जैसे 111 सब ओड है, 1 ओड नंबर है, ठीक है, 311 ओड है सबके सब, ठीक है, ऐसा केस हो या तो, ओके, या ऐसा केस हो 200 जीरो वुड बी काउंटेड एज इवन, बट 000 नहीं होगा, 000 कोई प्लेन नहीं होता। ओके, 200 इज इवन, ऑल इवन है। और कौन हो सकता है 220, या क्या होगा 222, इसमें भी एक और लिख लो, चलो 33331। ओके, अब इनसे आप किसी से भी कर लो, अगर ऐसा होता है तो एस वैल्यू विल बी, इनमें से कोई भी वैल्यू उठाकर आप चेक करो। इफ आई टेक दिस वैल्यू होगा 1 प्लस ई पावर पाई आई, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, आंसर आएगा 4, क्योंकि ई पावर 2 पाई आई वुड बी 1, ऐसे होगा 1 प्लस 2 पाई आई, 2 पाई आई, it would be 4, s value is 4, ठीक है, s value is 4। तो ये अलाउड प्लेन है या नॉट अलाउड प्लेन, दीज आर अलाउड प्लेन। तो इससे क्या होगा, इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, एफ एस 4 एफ स्क्वायर। आगे देखते हैं, if HKLs are mixed, okay, HKL are mixed, mixed मतलब जैसे मिक्स का मतलब होता है 100, 1 तो ओड नंबर हुआ, 00 इवन हुआ तो मिक्स हो गया, 110 ये भी मिक्स हो गया। ओके, 200 नहीं हुआ, 210 मिक्स हो गया। ऐसा अगर है किसी से भी उठाकर कर लो, किसी से भी, इसको कर लो मांगे तो इससे एस वैल्यू क्या बनेगा, 1 प्लस ई पावर पाई आई बनेगा, प्लस, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें है एच प्लस के, तो एच प्लस के का सम कितना होगा 1। ओके, ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस 0 प्लस ई पावर पाई आई, नेक्स्ट है एच प्लस एल, एच का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू 0 है, के प्लस एल, के का वैल्यू कितना है, एच के 0, एल का वैल्यू कितना है, नहीं, एच का वैल्यू है 1, एल का वैल्यू 0, तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है 1 प्लस ई पावर पाई आई, ई पावर 0 1, एच का वैल्यू आया 0, तो एच का वैल्यू 0 आया तो इंटेंसिटी कितनी आई, इंटेंसिटी आती है एफ एच का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अलाउड नॉट अलाउड, ठीक है, सो दीज प्लेन्स आर नॉट अलाउड। दीज प्लेन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको याद क्या रखना है, इन एफसीसी ओनली those planes are allowed for which, कौन अलाउड होता है, ओनली those planes are allowed for which, ठीक है, HKL are all odd or all even, या तो सारे के सारे ओड हैं या सारे के सारे इवन हैं, ठीक है, बाकी इसमें अलाउड नहीं होते, तो these are not allowed।
नॉट अलाउड, नॉट अलाउड प्लेइंग या पीस एक ही बात होती है, ठीक फॉर प्लेइंग। ये वाले क्या है, अलाउड पीस फॉर प्लेइंग, ये वाला अलाउड है, वो अलाउड नहीं। ओके, तो इस तरह आप देखो, आई विल गो फॉर एचटीपी, वो हेक्सागोनल क्लोज कर स्ट्रक्चर। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, तो मैं कह रहा था स्कैटरिंग फैक्टर तो नहीं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर तो एचसी। एक काम करते हैं, एचसीपी का यूनिट सेल था हमारे पास में, तो लेते हैं। ठीक है, ये एचसीपी का यूनिट सेल है, तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना स्क्रीन में। ओके, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हेलो, आ रही है सर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये एचसीपी यूनिट सेल है, ठीक है। एचसीपी का हमें प्रिमिटिव पोर्शन लेना है, प्रिमिटिव पोर्शन। प्रिमिटिव पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, ये प्रिमिटिव पोर्शन की बात है, या आप रेड से देख लो, रेड में जो मैंने मार्क कर रखा है ये प्रिमिटिव पोर्शन।
ये प्रिमिटिव पोर्शन है। कितना पोर्शन है इसका? इट इज 1/3। ये जो यूनिट सेल दे रखी है उसका 1/3 पार्ट, कितना पोर्शन? ओके, कितना पोर्शन? ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, तो इसमें कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम, दो एटम हो गए। ओके, अब ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सबका कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना होगा? सभी जो कॉर्नर्स हैं, ऑल कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 नहीं लिख सकते आप, सबका कंट्रीब्यूशन मिलाकर 1 तो होगा, ये बात पक्की है, इस 1, ठीक है, बट सबका 1/8 नहीं होगा। आप देखो जो जितने भी कॉर्नर वाले थे उनका मिलाकर हुआ है 1। ओके, तो यहाँ कितना लेंगे हम कोऑर्डिनेट? 0 0 0, उसके रेस्पेक्ट में। अब जब ये 0 0 0 है, ये कॉर्नर वाला यहाँ वाला, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसके कितने हैं? ये जो दिख रहा है ना अंदर आपको, रेड वाला अंदर आ रहा है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ऑल कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इज 1 एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे u1 v1 w1, u1 v1 w1 0, 0, 0. All corner contribution will be 0 0 0. Okay. Now the atom at body center. ठीक है, एटम ये वाला एटम, रेड एटम, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2/3, x का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू 1/3 एंड z का वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 आएगा। ओके, एंड मिलाकर कितना आएगा? इसका सेकंड वाले का कितना आएगा? u2 v2 w2 would be 2/3 1/3 1/2। सेकंड वाले का कितना होगा? ओके, इन दोनों का वैल्यू आप किसमें रखिए? s के अंदर। तो s हमारा क्या बनेगा? पहला e पावर 2 pi i 0 + 0 + 0। दूसरा क्या बनेगा? e पावर 2 pi i h/3 2h/3 2h/3 k/3 l/3। देख लीजिए ये चाहिए क्या? e पावर 2 pi i, e पावर 0 + 2 pi i, इसको 1 रखते हो, इधर 1 + e पावर 2h/3 k/3 + l/3। ओके, ये बना। तब आपको चेक करना होगा कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं अलाउड है। ओके, तो इसमें ना इसको आपको इसी फॉर्म में याद करना पड़ेगा और रख के देखना पड़ेगा कि अलाउड है नहीं अलाउड है कोई प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं वेदर 100 इज अलाउड और नॉट। इसमें कोई ऐसा सिलेक्शन रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि HCl इवन होगा तो अलाउड होगा नहीं अलाउड होगा। ठीक है, ऑल ओड अलाउड है नहीं अलाउड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें H + K + L इवन है तो अलाउड है, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपको यही याद करना पड़ेगा एचसीपी के लिए। आप बताइए एस दिस प्लेन इज अलाउड और नॉट? अलाउड है नहीं अलाउड है? करो। सर 1 second to explain. Okay, sir. होगा सर ये अलाउड है नहीं है। अलाउड है नॉट अलाउड है? Allowed है। अलाउड अलाउड 1 + लिखिए पहले इसको e पावर 2 pi i 2h/3 2h/3 क्या आ गया 2/3 ये आ गया e पावर 4 pi i/3
जीरो नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो, बस इतना ही काफी है। नॉन जीरो अगर है तो एस नॉन जीरो अगर है तो प्लेन अलाउड है, प्लेन इज अलाउड। तो एचटीपी में अलाउड नॉन अलाउड पूछता है तो चेक करेंगे। ओके, 001 इज अलाउड और नॉट, चेक। नॉट अलाउड, नहीं होगा अलाउड। Not allowed. Not allowed. सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी, नॉट अलाउड प्लेन। क्यों? क्योंकि क्या है, 001 जब आप यहाँ रखोगे कितना आएगा, 1 प्लस ई पावर पाई आई 1 माइनस 1 0, नॉट अलाउड। ओके, तो आप देख सकते हैं एचटीपी में 100 एंड 001 का ट्रीटमेंट सेम टाइप का नहीं है, दे आर डिफरेंट। ओके, तो इसलिए ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, तो इसमें रख के चेक कर लेंगे कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब आगे इतना रखते हैं, मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि NaCl हो या डायमंड क्यूबिक हो या CHCl हो, उसमें कौन से अलाउड है कौन से नॉट अलाउड है, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये तो बताइए। साइड शो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16। और बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। सर, आपने लास्ट क्लास में TIFR का क्वेश्चन कराया था और आपने कहा था आप उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हाँ, मैं क्लास उसको में। बाद में डिस्कस करूंगा, मैं उसको ना एक्चुअली देख ही नहीं पाया अभी। ओके, मैं एक बार ओके देखूंगा खुद से, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। क्वेश्चन ही हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसके बाद। और बताइए। और बताइए। ठीक है, फिर अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू सर।